काश कोई मुझे वो 4 हफ्ते लौटा दे, काश कोई मुझे वो 4 हफ्ते लौटा दे। ये हिटलर के वो अल्फाज थे जो अपने आखिरी दिनों में चीख चीख कर दोहराया करता था। ये 4 हफ्ते कौन से थे? एक मुसव्विर, डिक्टेटर और स्ट्रेटेजिस्ट हिटलर ने दूसरी जंग अजीम कैसे लड़ी और क्यों हारी? इसके आखिरी दिन कैसे गुजरे? वो बच निकला या मारा गया? इसकी लाश कहां, कौन था सीरीज में आज हम आपको यही दिखाएंगे। फ्यूरर बनने के बाद हिटलर ने आलमी मुआहदे तोड़ दिए। इसने बेरोजगार जर्मनों को लाखों की तादाद में फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। 1933 में जर्मनी हथियारों की तैयारी पर सिर्फ 3.5 अरब मार्क खर्च करता था, लेकिन 1939 तक ये रकम 26 अरब मार्क तक पहुंच चुकी थी। हथियारों की इतने बड़े पैमाने पर तैयारी से जर्मनी में तेल, लोहे और स्टील की डिमांड 3 गुना बढ़ गई। यूं जर्मनी में इतनी मुलाजमतें पैदा हो गईं कि कोई बेरोजगार ना रहा और जर्मनी की फौजी ताकत भी कई गुना बढ़ गई। यानी एक तीर से 2 शिकार। यूं जर्मनी को एक मिलिट्री मशीन में तब्दील करके हिटलर ने पहली जंग अजीम की शिकस्त का बदला लेने का मंसूबा बनाया और इस मंसूबे का पहला मरहला था पहली जंग अजीम में जर्मनी से छीने गए इलाके वापस लेने का। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी से बहुत से इलाके छीने गए थे। इनमें फ्रांस की सरहद पर वाक़े राइनलैंड और पोलैंड के बहुत से इलाके भी शामिल थे। इन इलाकों के अलावा चेकोस्लोवाकिया में, सुडेटनलैंड और ऑस्ट्रिया के अंदर भी जर्मन शहरी बड़ी तादाद में आबाद थे। खुद हिटलर भी ऑस्ट्रिया में ही पैदा हुआ था। चुनांचे अब हिटलर का प्लान यह था कि वो पहली जंग अजीम से पहले की जर्मन सल्तनत बहाल करे और सारे यूरोप की जर्मन आबादियों को इकट्ठा करके एक बड़ा मुल्क बनाए जो आलमी ताकतों को चैलेंज कर सके। हिटलर ने सबसे पहले राइनलैंड का रुख किया। मार्च 1936 में जर्मन फौज राइनलैंड में दाखिल हुई और एक भी गोली चलाए बगैर इस पर कब्जा कर लिया। बर्तानिया और फ्रांस ने मजामत नहीं की, यूं हिटलर के हौसले बढ़ गए। इसका अगला निशाना ऑस्ट्रिया था, लेकिन ऑस्ट्रिया की हिफाजत इटली का हुक्मरान मुसोलिनी कर रहा था। हिटलर ने इथियोपिया पर इटली के हमले की हिमायत करके मुसोलिनी को साथ मिलाया और ऑस्ट्रिया पर कब्जे की इजाजत ले ली। 1938 में जर्मन फौज ने ऑस्ट्रिया पर भी अपना परचम लहरा दिया। फिर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया से सुडेटनलैंड का इलाका मांगा। इसने बरतानवी वजीर आजम नेवल चैम्बरलेन से कहा कि ये इसकी आखिरी डिमांड है, बस सुडेटनलैंड जर्मनी को दे दे, फिर मैं कोई और इलाका नहीं मांगूंगा। चैम्बरलेन ने एक बार फिर गलती की, हिटलर की बात मान ली और ये इलाका भी जर्मनी को मिल गया। इस कामयाबी के बाद हिटलर ने बाकी चेकोस्लोवाकिया में बगावतें करवाकर इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर एक एक करके इन्हें हड़प कर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि इस दौरान हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सदर डॉक्टर एमिल हिशा से मुलाकात की। हिटलर ने एमिल को इतनी धमकियां दी कि सदर साहब खौफ के मारे बेहोश हो गए और इन्हें इंजेक्शन लगाकर होश में लाना पड़ा। बहरहाल चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे के बाद अब हिटलर ने पोलैंड की तरफ तवज्जो दी, लेकिन तब तक दुनिया हिटलर का खेल समझ चुकी थी। यह मशहूर हो चुका था कि हिटलर अपना हर वादा तोड़ देता है, इसलिए इसकी किसी बात पर यकीन ना किया जाए। बर्तानिया और फ्रांस ने पोलैंड के साथ एक फौजी मुआहदा कर लिया कि अगर जर्मनी ने इस पर हमला किया तो वो पोलैंड का साथ देंगे। पोलैंड और जर्मनी की सरहद पर हालात खराब से खराबतर होते चले गए। फिर 31 अगस्त को जर्मन फौजियों ने पोलिश शहरियों का भेस बदलकर एक जर्मन रेडियो स्टेशन पर हमला कर दिया। हिटलर ने इल्जाम लगाया कि यह हमला पोलैंड ने कराया है। अगले रोज हिटलर की 15 लाख फौज पोलैंड पर चढ़ दौड़ी। पोलैंड की भी 10 लाख फौज मैदान में निकली। ये तादाद कम नहीं थी, लेकिन जर्मन एयरफोर्स पोलिश फजाइया से 10 गुना बड़ी थी और पोलिश फौज के पास टैंक भी बहुत थोड़े थे। चुनांचे बर्तानिया और फ्रांस ने पोलैंड की मदद का फैसला कर लिया। 3 सितंबर को सुबह 9 बजे बर्तानिया और फ्रांस ने हिटलर को अल्टीमेटम भेज दिया, पोलैंड के खिलाफ जंग बंद कर दो या फिर हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जर्मनी के पास जंग बंद करने के लिए सिर्फ 2 घंटे यानी 11 बजे तक का वक्त। 11 बज गए, कुछ नहीं। 11:10 हो गए, कुछ नहीं हुआ। फिर 11:15 हुए।
रेडियो पर बरतानवी वज़ीर आज़म नेवल चैम्बरलेन की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, बर्लिन से हमारे अल्टीमेटम का कोई जवाब नहीं आया। अब बरतानिया सरकारी तौर पर जर्मनी से हालत जंग में है। इसके बाद फ्रांस की तरफ से भी ऐलान जंग हो गया। पोलैंड को फतह करके हिटलर का जर्मन कौम को एक करने का ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन इस कामयाबी की कीमत भी बहुत बड़ी थी, यानी दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। हिटलर को बरतानिया और फ्रांस से ज्यादा खतरा था सोवियत रूस से। वो नहीं चाहता था कि रूस, बरतानिया और फ्रांस मिलकर इसे मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से घेर ले। चुनांचे हिटलर ने रूसी हुक्मरान स्टालिन को लालच दिया कि अगर वो इससे 10 साल जंग ना करने का मुआहदा कर ले तो जर्मनी अपनी फतूहात से रूस को भी हिस्सा देगा। स्टालिन ने हिटलर से मुआहदा कर लिया, बल्कि वो पोलैंड के खिलाफ जंग में भी कूद पड़ा और मशरकी पोलैंड पर कब्जा कर लिया। सोवियत रूस से बेफिक्र होकर जर्मनी ने 1 साल से भी कम अरसे में हॉलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, लक्समबर्ग और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पर तो 10 रोज में फतह का परचम लहरा दिया गया। हिटलर की जबरदस्त कामयाबियों का राज क्या था? जंगी टेक्नोलॉजी और फौजी तरबियत तो कामयाबी की वजूहात थी ही, लेकिन एक और वजह भी थी और वो थी ड्रग्स। जर्मन फौजियों को परविटीन ड्रग दी जाती थी। ये ड्रग मेथाम्फेटामाइन की एक शक्ल है जो इंसान को कई दिनों तक एक्टिव रख सकती है। सिर्फ जर्मन फौज ही नहीं, हिटलर खुद भी बहुत ज्यादा नशा कर रहा था। इसका एक डॉक्टर था, थियोडोर मोरेल, जो असल में यहूदी था, लेकिन फिर भी हिटलर का वफादार मुलाजिम था। वो हिटलर को मेथाम्फेटामाइन, कोकेन और मॉर्फिन समेत कई तरह के नशों के इंजेक्शंस लगा रहा था। यही नहीं, हिटलर को सूअर के जिगर से तैयार होने वाली अद्वियात भी दी जाती थी। हिटलर एक और दवा इकोडाइल भी इस्तेमाल करता था। इन ड्रग्स से हिटलर हर दम चाको चौबंद रहता था। अपने कानों की तकलीफ से निजात के लिए वो कोकेन भी लेता था। एक बार तो कोकेन की ओवरडोज से वो मरते मरते भी बचा। आपने हिटलर की नाजी सैल्यूट वाली तस्वीरें देखी होंगी। हिटलर बहुत देर तक अपना बाजू ऐसे ही फजा में बुलंद रखता था और थकता नहीं था। इसकी वजह यह थी कि वो ग्लूकोज के इंजेक्शन भी लगाता था। यूं बज़ाहिर नशे की ताकत से हिटलर हर जंग जीत रहा था। बहरहाल 1940 तक हर जगह हिटलर का तूती बोल रहा था। इसके हारने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। लेकिन फिर अचानक इसे एक छोटी सी, जी हां, छोटी सी शिकस्त हुई जिसने जंग का नक्शा ही बदल दिया। हुआ ये कि फ्रांस को हराने के बाद हिटलर ने समझ लिया था कि अब बरतानिया हथियार डाल देगा, लेकिन बरतानिया बदल चुका था। नेवल चैम्बरलेन हिटलर के खिलाफ नाकामियों से तंग आकर मुस्ताफी हो चुका था। अब चर्चिल वजीर आजम था। वो हिटलर के सामने डट गया। हिटलर ने चर्चिल से कहा कि वो बरतानवी सल्तनत को तबाह नहीं करना चाहता, इसलिए चर्चिल इससे दोस्ती कर ले या तबाही के लिए तैयार हो जाए। चर्चिल ने इनकार किया तो हिटलर ने बरतानिया पर कब्जे के लिए एक मंसूबा बनाया, जिसे ऑपरेशन सी लाइन का नाम दिया गया। लेकिन ऑपरेशन सी लाइन के लिए जरूरी था कि पहले जर्मन एयरफोर्स बरतानवी फजाइया और बहरिया को तबाह कर दे, ताकि जर्मन आर्मी बरतानिया में दाखिल हो सके। लेकिन जब जर्मन फजाइया ने हमला शुरू किया तो बरतानिया ने इसके लिए 2 सरप्राइज तैयार कर रखे। एक सरप्राइज तो था रेडार। जी हां, रेडार, जो बरतानिया की इजाद था और इस जमाने में किसी और मुल्क के पास नहीं था। रेडार की मदद से बरतानिया को जर्मन तैयारों की आमद का पहले ही पता चल जाता था और इसके तैयारे जर्मनों के मुकाबले पर आ जाते थे। दूसरा हथियार था स्पिटफायर तैयारा, जिसका इंजन जर्मन तैयारों से ज्यादा ताकतवर था। चुनांचे जब लड़ाई शुरू हुई तो जुलाई 1940 से अक्टूबर तक सिर्फ 4 माह में जर्मनी के 1800 से ज्यादा तैयारे तबाह हो गए, जबकि बरतानिया का नुकसान 1000 तैयारों का था। इस लड़ाई को बैटल ऑफ ब्रिटेन का नाम दिया जाता है। हिटलर की जंगी मशीनरी को देखा जाए तो 1800 तैयारों का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन हिटलर जंग से ता गया क्योंकि वो बरतानिया जैसे छोटे से मुल्क को फतह करने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसकी नजरें सोवियत रूस पर लगी थी। आपके लिए बात शायद बहुत हैरत अंगेज हो कि हिटलर को यहूदियों से भी ज्यादा नफरत रूसियों से थी, क्योंकि रूसी स्लोवाक नस्ल के लोग हैं जिनकी जर्मनों से सदियों पुरानी दुश्मनी है, जबकि सोवियत रूस के बड़े रकबे पर एक अजीमुशान जर्मन सल्तनत भी कायम हो सकती थी। चुनांचे हिटलर ने रूस फतह करने की तैयारी शुरू कर दी।
सोवियत रूस पर हमला आसान नहीं था। हिटलर के अपने जर्नैलों ने भी कह दिया था कि यह हमला महंगा पड़ सकता है। 19वीं सदी के फ्रांसीसी शहंशाह नेपोलियन का अंजाम भी हिटलर के सामने था, जो रूस में दाखिल तो हुआ मगर इसके सर्द मौसम से शिकस्त खा गया। लेकिन हिटलर का इरादा इतना अटल था कि इसने खतरात की परवाह नहीं की और जर्नैलों को भी झाड़ दिया। हिटलर जंग को फैलाने के मंसूबे बना रहा था, जबकि दुनिया भर से सियासी रहनुमा हिटलर को अमन का रास्ता अपनाने की दरखास्त कर रहे थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी वफात से पहले दूसरी जंग अजीम की पेशगोई की थी, जबकि महात्मा गांधी ने हिटलर को खत लिखकर कहा कि वो जंग की बजाय अमन का रास्ता अपनाए। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर बरतानिया नहीं तो कोई और ताकत तुम्हारे ही हथियारों से सीख कर तुम्हें हरा देगी। लेकिन हिटलर ने आलमी लीडरों के मशवरे भी नजरअंदाज कर दिए। हिटलर ने सोवियत रूस पर हमले की तैयारी इंतहाई खुफिया अंदाज में की, इतने खुफिया अंदाज में की कि स्टालिन को कानो कान खबर नहीं हो सकी। बरतानिया ने तो स्टालिन को खबरदार भी किया कि हिटलर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन स्टालिन के कानों पर जूं तक न रेंगी। उधर हिटलर की सोवियत रूस से नफरत का यह आलम था कि इसने अपने जर्नैलों के सामने ऐलान किया कि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को को सफाई हस्ती से मिटा देगा और शहर की जगह एक झील बना देगा जिससे बिजली पैदा की जाएगी। रूस की सकाफत को खत्म कर दिया जाएगा। रूसी बच्चों को स्कूलों में सिर्फ अपने जर्मन आकाओं की ताबेदारी सिखाई जाएगी। सोवियत रूस पर हमले का बेहतरीन वक्त मौसम गर्मा था। 1941 के शुरू में हिटलर की फौजें इस जंग के लिए तैयार थीं, लेकिन इस दौरान हिटलर ने अपने दोस्त मुसोलिनी की मदद के लिए यूनान पर हमला कर दिया और साथ ही यूगोस्लाविया पर भी चढ़ाई कर दी। सोवियत रूस पर हमले को 4 हफ्तों के लिए टाल दिया गया और ये 4 हफ्तों की ताखीर हिटलर को बहुत महंगी पड़ी। वर्षों बाद जब हिटलर अपने बंकर में जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था तो वो चीख चीख कर कहा करता था, काश कोई मुझे वो 4 हफ्ते लौटा दे। बहरहाल यूनान और यूगोस्लाविया पर कब्जे के बाद हिटलर ने सोवियत रूस का रुख किया। 22 जून की सुबह जब अभी अंधेरा खत्म नहीं हुआ था, 40 लाख के करीब जर्मन फौजी सोवियत रूस पर चढ़ दौड़े। इस हमले को नाम दिया गया था ऑपरेशन बारबरोसा। जब जर्मन फौजों ने बमबारी शुरू की तो एक रूसी फौजी अफसर ने अपने जनरल को फोन करके कहा, जनाब जर्मनों ने हमला कर दिया है। जनरल का जवाब था, तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन ये पागलपन नहीं था, हमला हो चुका था। जब स्टालिन को मालूम हुआ कि हिटलर ने हमला कर दिया है तो इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 2 हफ्तों तक वो एक पागलपन किसी कैफियत में रहा, ना किसी से बात करता था ना किसी की सुनता था। आखिर साथियों के समझाने बुझाने पर वो अपनी ज़हनी कैफियत से निकला और 4 जुलाई को इसने रेडियो पर रूसी कौम से जंग का पहला खिताब किया। हिटलर मॉस्को तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, लेकिन जब इसकी फौज मॉस्को के करीब पहुंची तो वो मॉस्को पर हमला रोककर यूक्रेन पर चढ़ दौड़ा। मॉस्को के महाज पर रूसी फौज ने हमला रुकने का फायदा उठाया और मजीद फौज जमा करके जर्मनों को शिकस्त दी। हिटलर ने इसी साल एक गलती और की, वो ये कि अमेरिकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिका के खिलाफ भी महाज खोल दिया। 1942 में हिटलर ने रूसी शहर स्टालिनग्राड पर हमला कर दिया। क्योंकि ये शहर स्टालिन के नाम पर था, इसलिए हिटलर इस पर कब्जा करके स्टालिन को नफसियाती तौर पर शिकस्त देना चाहता था। लेकिन सर्द मौसम में जर्मनों की कमर तोड़ दी और उन्होंने हथियार डाल दिए। ये शिकस्त हिटलर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। रूसी फौज ने जर्मनों पर तेजी से हमले शुरू कर दिए। ज्यादातर जर्मन फौज या तो मारी गई या गिरफ्तार कर ली गई। अब रूसी फौज जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन की तरफ बढ़ने लगी। उधर 6 जून 1944 की रात अमेरिकी और बरतानवी फौजों ने फ्रांस के इलाके नॉर्मंडी में जर्मन फौज पर हमला कर दिया। हमले के दिन को डी डे का नाम दिया गया था। इस लड़ाई में भी जर्मनों को शिकस्त मिली। अब सूरत हाल ये थी कि मशरिक से रूसी फौजें पेशकदमी कर रही थी और मगरिब से अमेरिकी इत्तेहाद बढ़ा चला रहा। लेकिन इन हालात में भी जर्मन कौम हिटलर के साथ थी। 20 अप्रैल 1944 को जब हिटलर की सालगिरह आई, तो सालगिरह भी क्या सालगिरह थी। जर्मन कौम को शिकस्त का एहसास था, फिर भी जर्मनों ने खौफ या अकीदत की वजह से हिटलर की सालगिरह धूमधाम से मनाई। मुसलसल शिकस्तों से हिटलर की हुकूमत बर्लिन में अपने बंकर तक महदूद हो गई, जिसे फ्यूरर बंकर कहा जाता था। इस बंकर में हिटलर के आखिरी दिन इंतहाई मायूसी के आलम में गुजरे। वो अपने अफसरों पर चीखता था और फौज की शिकस्त से परेशान था।
हिटलर को अब ड्रग्स भी नहीं मिल रही थी। नशा टूटने से हिटलर के हाथ पांव कांपने लगे थे, इसके बाजुओं पर निशान पड़ने लगे थे, इसका जिस्म अंदर ही अंदर तबाह हो रहा था। हिटलर बहुत तकलीफ में था। 30 अप्रैल 1945 तक रूसी फौज फ्यूरर बंकर के बहुत नजदीक पहुंच चुकी थी। हिटलर जान गया था कि अब अंजाम करीब है। मौत की सजा के अलावा इसे अपने दुश्मनों से कोई उम्मीद नहीं रही थी। 28 अप्रैल को जब उसका दोस्त मुसोलिनी अपनी महबूबा के साथ मारा गया तो हिटलर ने एक फैसला किया। अगले रोज इसने अपनी महबूबा ईवा ब्राउन से शादी करके इसे ईवा हिटलर बना लिया। हिटलर की दुल्हन बनने के लिए ईवा ने कोई 15 बरस इंतजार किया था, लेकिन अफसोस अपने शौहर के साथ गुजारने के लिए इसे 24 घंटे से भी कम हो गया। 30 अप्रैल को हिटलर ने खुदकुशी की तैयारी की। इसने फौजी वर्दी पहनी, पहली जंग अजीम में मिलने वाला आयरन क्रॉस भी वर्दी पर सजाया। वो अपनी दुल्हन के साथ स्टडी रूम में चला गया। ईवा ब्राउन के लिए इसका आखिरी तोहफा था साइनाइड कैप्सूल। गार्ड ने गोली चलने की आवाज सुनी तो दौड़ते हुए अंदर गए। वहां हिटलर की लाश पड़ी थी। इसने सर में गोली मार ली थी। इसकी दुल्हन भी जहर खा चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि हिटलर पैदा भी अप्रैल में हुआ, इसकी शादी और मौत भी इसी महीने में। यह है वो बंकर जहां हिटलर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे और जान दे दी। बमबारी से इस बंकर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था, लेकिन आज भी टूरिस्ट इसे देखने जाते हैं। हिटलर की मौत के बाद इसके प्रोपेगेंडा मास्टर गोएबल्स ने भी खुदकुशी कर ली। गोएबल्स के 6 मासूम बच्चे भी थे। गोएबल्स ने पहले इन्हें जहर दिया, फिर बीवी के साथ खुदकुशी कर ली। यूं वालिदैन के गुनाहों की सजा बेकसूर बच्चों ने भुगती। नाजियों का दावा था कि हिटलर की सल्तनत 1000 बरस तक कायम रहेगी, मगर वो सिर्फ 12 साल में अपने अंजाम को पहुंच गए। हिटलर की लाश देखने वाले इसके गार्ड रोचेस्मिश का कहना है, हिटलर बिल्कुल भी जालिम नहीं था। इसने मरने से पहले अपनी फौज को वफादारी के हलफ से भी आजाद कर दिया था। इसने गार्ड्स को हुक्म दिया कि इसकी लाश को जला दिया जाए ताकि मुसोलिनी की तरह इसकी बेहुरमती ना हो। गार्ड्स ने अपने फ्यूहरर और इसकी दुल्हन की लाशों को जला दिया, लेकिन रूसी फौजी वहां पहुंचे और आग बुझाकर लाशें रूस ले गए। हिटलर के दांतों के रिकॉर्ड से लाश की तस्दीक की गई। यहां यह दिलचस्प हकीकत भी बता दें आपको कि हिटलर के सिर्फ 5 दांत असली थे, बाकी सब नकली। 1970 में सोवियत खुफिया एजेंसी KGB ने हिटलर की बाकियात जर्मनी के एक दरिया में फेंक दी। इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि यह हिटलर की लाश की तस्वीर है, मगर इसकी कभी तस्दीक नहीं हो सकी। हिटलर तो मर गया, लेकिन दूसरी जंग अजीम ने दुनिया का जुग्राफिया ही बदल दिया। पाकिस्तान, इंडिया समेत बहुत से मुल्क आजाद हुए। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है तो इसी वजह से कि हिटलर की इंतहा पसंदाना और कौमी बर्तरी, यानी मेरी कौम ही सबसे बरतर है, की सोच से सबक सीखा और कौमों ने मिलजुल कर रहने का एक बार फिर फैसला किया। जंगे रोकने के लिए कौमी मुत्तहिदा बनाई गई। एटमी हथियारों और असलहे पर पाबंदियों के मुआहदे हुए। आज भी हिटलर इतना मशहूर है कि 2016 में जर्मनी में हिटलर की किताब माइन कैम्फ की दोबारा शायद की इजाजत मिली तो वो बेस्ट सेलर साबित हुई। आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया के वो कौन से लीडर हैं जो जाने या अनजाने में हिटलर जैसा माइंडसेट रखते हैं या इसकी राह पर चल रहे हैं? नीचे कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। हमने इस वीडियो के लिए 1 सदी पर फैले अखबारात, वीडियोस और किताबों को छाना है। अगर आप इस कोशिश को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।